अब डेयरी से पहले पशु का चारा नहीं मिल रहा था। हम लोग घर से चारा खिला रहे थे, उसमें लॉकडाउन की वजह से भूसा भी नहीं मिला। जो भूसा 300 रुपया क्विंटल था, वो सीधे 600 रुपया क्विंटल में बिकाया है लॉकडाउन की वजह से भूसा। अच्छा। जिसमें पशु को बेचना भी पड़ा हम लोग। जो हमारे पास पशु साथ थे वह उस समय 3-4 बच गए हैं। अच्छा। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। गांव कनेक्शन के शो गांव कैफ़े में आपका स्वागत है। गांव कनेक्शन की कोशिश रही है पिछले 8 सालों में गांव की आवाज़ को लगातार मुखर करने की, गांव की आवाज़ को शहर तक पहुंचाने की, और इसी में एक नया अध्याय है, एक महत्वपूर्ण अध्याय है हमारी ये कोशिश। हमने एक इंसाइट्स डिवीज़न बनाया है, रूरल इंसाइट्स डिवीज़न, जो समय समय पर हर 15 दिन में, हर महीने में ग्रामीण भारत की सच्चाइयाँ, वो क्या चाहता है, वो क्या नहीं चाहता, वो कैसा महसूस करता है, ये हम शहर तक लाते रहेंगे, ताकि जो नीति निर्धारक हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ब्रांड्स वहाँ काम करती हैं, जो बैंक हैं, जो कंपनियाँ हैं, और जो आम शहरी हिंदुस्तानी हैं, जो अक्सर गांव के भारत के बारे में कुछ अलग विचार रखते हैं, कई बार कुछ ऐसे विचार जो समय के साथ बदल नहीं पाए, तो शायद हम गांव की तस्वीर बदलने, गांव की आवाज़ उठाने और गांव के मुद्दों को सुलझाने में एक छोटा सा योगदान कर पाएंगे। ये जो वक्त है, मुश्किल वक्त है दुनिया के लिए, देश के लिए, लेकिन इस कोविड काल में ग्रामीण भारत पर क्या असर हुआ है, इसको शायद ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। अफसोस है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात को, गांव की आवाज़ को थोड़ा सशक्त तरीके से नहीं उठाया गया है। इसलिए हमारी जो रिपोर्ट है, हमने एक देश भर में सर्वे किया, और पहला राष्ट्रव्यापी सर्वे जो ग्रामीण भारत पर केंद्रित है, हमने वो किया है। उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, और उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को हम कई सारे कार्यक्रमों में रिलीज़ करते रहेंगे, अलग अलग मुद्दों पर उससे जुड़े साथियों से बात करते रहेंगे, ताकि वो उन आंकड़ों की बात तो हो ही, लेकिन उन मुद्दों की भी बात हो जिनके इर्द गिर्द वो आंकड़े बुने गए हैं। इसीलिए गांव कैफ़े, जो हमारा नया शो है, इसके अभी के पहले के बहुत से एपिसोड्स हम केंद्रित कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट पर, जिसका नाम है द रूरल रिपोर्ट। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डेयरी व्यवसाय की। डेयरी व्यवसाय, जैसा आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है भारत में, लेकिन कई बार इसका जो महत्व है उसको पूरी तरह से समझा नहीं जाता। अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ है कि फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और जो डेयरी व्यवसाय में जुड़े किसान हैं, जो और साथी हैं इस पूरी चेन में जो जुड़े होते हैं, उन पर बहुत गहरा असर पड़ा है इस लॉकडाउन के दौरान। हमारी कोशिश है आज के सत्र में, आज के सेशन में, कि डेयरी व्यवसाय पर केंद्रित रहें और हम उन मुद्दों पर चर्चा करें जो इस दौर में, इस दौरान इससे जुड़े लोगों पर जो असर हुआ उसको उजागर करती हैं। आज कई साथी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं, लेकिन उनका परिचय तो मैं कराता ही जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा गांव कनेक्शन के मेरे साथी देवेंद्र सिंह को कि वो हमें बताएं कि हमारे सर्वे में डेयरी व्यवसाय से जुड़ी क्या फाइंडिंग्स आई हैं। सर, हमने जो गांव कनेक्शन ने सर्वे किया, जून के फर्स्ट वीक से जुलाई तक सर्वे किया था, तो सर उसमें अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग लोगों से बात की गई। देश के 20 राज्यों में के किसानों, डेयरी व्यवसायियों से बात की गई।
तो उसमें ये आंकड़ा निकल के आया है कि इस दौरान लॉकडाउन के दौरान 56% लोगों ने कहा कि वो बाजार तक ही नहीं पहुंच पाए, कि उन्हें बाजार में दूध पहुंचाने में परेशानी हुई। और जबकि 42% लोगों ने ये भी कहा कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई। क्योंकि सर दूध ऐसी बहुत अगर खेती भी है, दूध ऐसा आइटम है कि अगर अगर आप बाजार तक नहीं पहुंचेंगे तो दूध खराब हो जाएगा। और सर इसके साथ ही ये भी हुआ कि उन्हें कस्टमर ही नहीं मिले, बाजार नहीं पहुंचा पाए, उन्हें ग्राहक नहीं मिले, और साथ में उस टाइम जो पशु आहार था वो भी नहीं मिल पाया। दूध नहीं बिका, हमारा जो रेट बिकना चाहिए था। लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहीं, जिससे दूध नहीं जा पाया, तो हमें सस्ते दाम पर बेचना पड़ा। हाँ, खल चूरी चोकर में थोड़ा महंगाई चढ़ी। तो ओवर रेट में मतलब क्या? हाँ, खल जो 1400 की मिलती थी वो 1800 की मिली। बहुत महंगे 400-500 रुपये बढ़ गए हर चीज़ पर। में कई किस्म की समस्या है हमारे पास जी। एक तो पशु आहार, एक पशु आहारों का रेट बढ़ गया जी, क्योंकि अभी काला बाजारी बोली है, बिक्री बोली है, अचानक हमको बोला गया कि दाना नहीं मिलेगा, पशु आहार नहीं मिलेगा जी। उसकी वजह से हम हर क्विंटल के हिसाब से कम से कम 500 रुपये 400 रुपये ज़्यादा लिए हमारे से, और देना पड़ा हमको, क्योंकि हमको भी लग रहा था कि हो सकता है लॉकडाउन लंबे समय तक चलेगा, तो पशु आहार न मिले, इसलिए हमको लेना पड़ा। आपको बाजार में दूध पहुंचाने में किस प्रकार की परेशानी की? हाँ, लॉकडाउन में कहीं न कहीं निश्चित रूप से अगर मार्केट बंद रहा, क्योंकि हमारा दूध होटलों में भी जाता है, तो होटलें बंद रही तो निश्चित रूप से परेशानी तो हुई। लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानियां हो रही थी। दूध का कलेक्शन ज़्यादा हो रहा था, दूध अच्छी तरह से मिल रहे थे, पर दूध की बिक्री जो है बहुत कम हो रही थी। दुकानों पर दूध की खपत है, जो सेलिंग है, वो सब दुकान बंद की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा था। इसमें बहुत परेशानियां हो रही थी पेमेंट करने में। जो हम लोग को डेयरी से पेमेंट आ रहा था 20 दिन पर 10 दिन का लॉकडाउन के पहले, अब वो पेमेंट हो गया है 40 दिन पे 10 दिन का। अच्छा। और हम लोग को अपना व्यवसाय चलाने के लिए कुछ अपनों घर से भरना पड़ रहा था हम लोग को। तो जो चूँकि दूध का जो आप बता रहे खपत कम था, हाँ, खपत बहुत कम था और ज़्यादा अब मतलब उत्पादन ज़्यादा हो रहा था उस समय, तो दूध का यूज कहाँ करते थे फिर आप? यूज उसी तरफ डेयरी में जाता था। जो हम लोग का कम्फर्ट डेयरी है, आरा है, मोहनिया है, वहाँ पर कलेक्शन होकर यहाँ से दूध कलेक्शन करके हम लोग भेजते थे वहाँ पर। अच्छा। वहाँ पर वो सेलिंग नहीं हो पाने की वजह से हम लोग का पेमेंट कम मिल रहा था। 20 दिन पर जो 10 दिन का मिल रहा था वो 40 दिन पर 10 दिन का हो गया है। अभी भी क्या स्थिति है? अभी भी थोड़ी बहुत सुधार हुई है उसमें, जैसे मतलब 100% में 20% की सुधार हुई। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे मेहमान हैं मनीष भारती, जो उत्तर प्रदेश में मेरठ के बड़े डेयरी संचालक हैं। साथ साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा गांव कनेक्शन के मेरे साथी अरविंद शुक्ला, जो एसोसिएट एडिटर हैं और हमारी हिंदी की टीम को लीड करते हैं। अरविंद, पहले आपसे सवाल कि आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे इन नंबरों को और डेयरी व्यवसाय की महत्ता को, उसके बाद हम मनीष जी से बात करते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि ये ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा ट्रेड है जिसको फॉर ग्रांटेड लिया गया है। हमारे यहाँ तो डेयरी को कारोबार ही नहीं माना गया। बहुत साल ये पहली बार ऐसा है जब भारत में एक अलग मंत्रालय है पशुधन का, जबकि बहुत बड़ी आबादी। अगर मोटे तौर पे जोड़ते हैं तो करीब 10 करोड़ लोग हमारे यहाँ, जिनके पास 1 पशु, 2 पशु, 4 पशु, ऐसे 15-20 पशु वाले लोग होंगे, क्योंकि डेयरी और किसान इतना जुड़े हुए थे कि उसपे जोर नहीं दिया गया। और फॉर ग्रांटेड की बात पे तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब हमारा बजट जारी होता है, वो हमारा लेखा जोखा है। वो बताता है कि हम किस सब्जेक्ट को, किस चीज को हम कितनी तवज्जो दे रहे हैं, कौन मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसमें अगर आप डेयरी में जाके देखेंगे ना, डेयरी का जो पूरा लाइव स्टॉक है, एनिमल हस्बेंड्री पूरा देखेंगे, चाहे फिशरी हो, चाहे वो डेयरी पे हो, पोल्ट्री हो, इन सबको देखेंगे तो बहुत छोटी सी मात्रा जो है, मतलब आपको संख्या दिखाई पड़ेगी कि जैसे वो नगण्य से रह गए, इसमें कहीं इनको शामिल नहीं किया जाता, उनको अलग से कोई सुविधाएं नहीं दी जाती। अब हुआ है थोड़ा सा, मतलब माहौल पिछले कुछ समय से बदला, जिसमें ऐसी चीजें आई, मछली पालकों के लिए ग्रीन कार्ड बनाया गया, KCC वाली बातें हुई, और एक अलग मंत्रालय है, एक कैबिनेट मंत्रालय है, मंत्री है भारत में लाइव स्टॉक का। लेकिन जो जैसे कि लॉकडाउन की आपने बात की, तो क्योंकि दूध एक ऐसी कमोडिटी है, जैसा देवेंद्र हमारे साथी कह रहे थे कि आई नहीं तो खराब हो गई। पिछले कई दशकों से भारत जो है दुनिया दूध उत्पादन के मामले में
हम दुनिया में नंबर एक है, हमारे यहाँ पशु सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर हम डेयरी से होने वाली आमदनी को देखें तो हम बहुत पिछड़े नजर आएंगे। और उसके बाद में जब ये फिर जो रही सही कसर थी वो लॉकडाउन ने पूरी कर दी। लॉकडाउन में शुरुआत में अब लोगों को नजर नहीं आएगा, वो ऐसे मनीष जी ज्यादा बेहतर बताएंगे कैसे कि उन्होंने सीधे उसको दर्द को झेला है। 15-20 दिन तो कुछ हो नहीं पाया। दूध ऐसा तो तुरंत है नहीं कि जिसको आपने स्टोर में रख दिया, और हमारे यहाँ कोल्ड चेन तो पहले से ही इस तरह की है। दूध का प्रोडक्ट बनना है, प्रोडक्ट भी कैसे बनेगा, या तो आप उसे खोया बनाओगे, या तो आप पनीर बनाओगे, या तो आप पेड़ा बनाओगे। तो मिठाई हमारे भारत में वो दूध की खपत का बहुत बड़ा सोर्स है। होटल वो बंद, रेस्टोरेंट वो बंद, चाय वाले वो बंद, तो दूध जाए कहाँ? इसी का असर ये रहा कि बहुत सारे लोगों को शुरुआत के 20-25 दिनों तक ना उनको बेचने में दिक्कत हुई, ना उनको अच्छे ग्राहक मिले, ना रेट मिले। फिर वही कई जगह हमने देखा था कि कैसे उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और अभी भी ये हालात मुझे नहीं लगता कि उतने बेहतर हुए होंगे। अगर बेहतर हुए होते तो महाराष्ट्र में पिछले दिनों ही 10-15 दिन पहले जो आंदोलन हुआ है वो नहीं होता। जी मनीष जी, आप पहले तो मनीष जी अपना अनुभव बताएं, अपना व्यक्तिगत अनुभव, और फिर बड़ी तस्वीर भी, जो इस व्यवसाय की बड़ी तस्वीर भी। सबसे पहले तो गांव कनेक्शन के सभी टीम के लोगों को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि किसान को आप ये मौका दे रहे हैं कि वो अपनी व्यथा आपसे साझा कर सके और अपनी बात को किसी तरह सरकार तक पहुंचा सके, जो नीति निर्धारक लोग हैं। जी शुक्ला जी, सही बात ये है कि डेयरी को के बारे में जब हम बात करते हैं, पशुधन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो दरअसल खेती किसानी और जो लाइव स्टॉक बिजनेस है उसमें भी डेयरी अपने आप में कुछ मायनों में बिल्कुल अलग हो जाती है। लाइव स्टॉक बिजनेस अगर आप पिगरी का कर रहे हैं या पोल्ट्री का कर रहे हैं तो आप उस स्टॉक को रोक सकते हैं 1 दिन से लेकर 4 दिन तक, है वो लाइव स्टॉक, लेकिन आप उसे होल्ड कर सकते हैं। आप सब्जियों को होल्ड कर सकते हैं, अगर आज आपने तोड़ नहीं करी है भिंडी की तो आप अगले दिन 2 दिन बाद तोड़ सकते हो, आपका 10% 20% का नुकसान होगा। लेकिन जब हम पशुधन की बात करते हैं, डेयरी उद्योग की बात करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक दिक्कत हमारे सामने ये है कि हम गाय के कान में ये नहीं कह सकते कि आज लॉकडाउन लगा है आप दूध मत दो। आप समझ रहे हैं? अगर किसी पशु का दिन में 2 बार दूध का समय है तो उसका दोनों बार दूध हमें निकालना ही पड़ेगा। हम उस प्रोडक्शन को किसी तरीके से बंद नहीं कर सकते, चाहे परिस्थितियां कोई भी। और ये एक बहुत बुनियादी एक आधार है डेयरी की समस्या को समझने का। किसी भी दूसरी समस्या से या सेक्टर से हम लोग अलग हो जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन लगा दिया गया। उस लॉकडाउन में जो आदेश आए वो बहुत भ्रमित करने वाले आए। प्रशासन को नीचे स्तर पर ये नहीं पता था कि उनको करना क्या है, व्यवस्था क्या बनानी है। ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ बंद हुआ और उस परिस्थिति में जिस किसान के पास जैसा भी दूध था, या तो वो नाली में गया या उसने अपने घर में रिश्तेदारों को पिलवाया, गांव में लोगों को दिया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि क्या करें। और जो हमारी परेशानी थी उसके ऊपर जो रिस्पांस था वो बहुत ही ढुलमुल था। यहाँ तक कि हम लोगों को जो लोकल प्रशासन है उससे काफ़ी तीखी हमारी झड़पें हुई, काफ़ी तीखे हमारे विवाद हुए। उसके बावजूद हमें 10 दिन लग गए उस परिस्थिति को समझने में। और बुनियादी बातें, जैसे आपकी रिपोर्ट में एक बहुत अच्छा आंकड़ा आया है, हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस आंकड़े में हमें और दुरुस्ती करनी चाहिए, क्योंकि 56% नहीं, मुझे लगता है कि करीबन 65 to 70% ऐसे लोग थे जो अपने उत्पादन को शहर तक, उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा पाए। क्योंकि 10% वो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है डेयरी का, जिसमें जो हमारे कॉर्पोरेट्स आ जाते हैं, चाहे वो अमूल आ जाता है, चाहे वो यूपी में PCDF आ जाता है, पराग आ जाता है, यहाँ तक कि पराग जैसी फेडरेशन जो किसानों के लिए काम करती है, सरकार द्वारा संचालित होती है, 2 दिन तो उसने दूध नहीं उठाया। तो ये जो परिस्थिति हुई है किसान के साथ, डेयरी संचालकों के साथ, वो बहुत खराब हुई है। उसको बयान करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छे शब्द भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग उस दौर को गुजर दिया है। अभी भी आप समझ लीजिए कि मार्च से अब लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं, अभी भी हम लोग प्रायोरिटी पे नहीं आए हैं। हमारी परेशानियों को नहीं समझा गया है, हमारी दिक्कतों को नहीं समझा गया है। और डेयरी जो पशुपालक है उसने दोहरी नहीं, उसने चौतरफा मार सही है। नंबर 1, उसका उत्पादन बाजार में नहीं पहुंचा, उसके उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा। नंबर 2, जो पहुंचा वो औने पौने भाव में पहुंचा।
नंबर 3, जो हमारा इनपुट कॉस्ट है, चाहे वो मवेशी का चारा है, चाहे वो भूसा था, चाहे वो कंसंट्रेटेड फीड था, चाहे वो दवाइयाँ थी, उन सभी पर जमकर कालाबाजारी हुई है। तो जो हम लोग की ये जो चारों समस्याएं थी, इन समस्याओं को किसी ने समझा नहीं। दरअसल डेयरी उत्पादन में अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं कि जैसे कहते हैं कि एक गांव की कहावत है कि कंगाली में आटा गीला। तो जो डेयरी उद्योग है वो ऑलरेडी बहुत जबरदस्त रिसेशन में चल रहा था, बहुत जबरदस्त प्रेशर में चल रहा था, क्योंकि हम पशुपालकों के पास जो बेचने के लिए है, जो अपनी आमदनी बढ़ाने का जो जरिया है, वो 2 तरीके से हम लोग अपनी आमदनी को जनरेट करते हैं। नंबर 1 है जो दूध उत्पादन हम करते हैं, उसको बेच के हमारा जो आय का अर्जन होता है, और नंबर 2 जो हमारा है वो है हमारा पशुधन। हम बढ़िया नस्ल तैयार करते हैं, अच्छी नस्ल अपने यहाँ तैयार करते हैं और उन नस्लों को बाजार में बेच के हम धन का अर्जन करते हैं। हमारी परेशानी ये है कि पिछले लगभग 2015-16 से हमारे यहाँ जो लोकल पशु बाजार है, जो पशु हाट है, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है अलग अलग जो धार्मिक संगठन हैं उनकी वजह से। और उन्होंने जो पशु की जो बेचने का जो व्यवस्था थी, जो लोकल व्यवस्था थी, हमारे यहाँ अच्छे बढ़िया पशु तैयार होते थे, उनको हम बेचते थे अपनी पैठ में ले जाकर, आज वो व्यवस्था बंद हो गई है। और मैं आपको एक बेंचमार्क देना चाहता हूँ इस स्टडी को करने के लिए कि 2015 में और इनफैक्ट 2017 तक भी हमारे यहाँ जो औसत मवेशी की जो कीमत तय होती थी वो लगभग 3,000 रुपये प्रति लीटर की होती थी। आज 2020 में अगर हम अपने यहाँ 20 लीटर की गाय बेचते हैं तो उसकी कीमत हमें मुश्किल से 40,000 रुपये मिल रही है, यानी कि 3,000 रुपये प्रति लीटर का जो मवेशी है वो अब गिर के 2,000 रुपये प्रति लीटर पे आ गया है और ग्राहक नहीं है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे एक और विशिष्ट अतिथि आ गए हैं, मोहन जी सक्सेना जी, जो डेयरी सेक्टर के बहुत ही अनुभव, 40 सालों का उनका अनुभव है। पशुओं की सेहत पर बहुत काम किया है आपने, एनिमल हेल्थ को लेके आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाली कंपनी आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक भी हैं। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर कुछ और फाइंडिंग्स बताएं, जिसके बाद मैं फिर सक्सेना जी से उनके विचार, उन फाइंडिंग्स और इस मुद्दे पर जानने की इच्छा रखूंगा। जैसे अभी मनीष जी बता रहे थे कि रेट को लेके बता रहे थे कि रेट, तो अभी हम फाइंडिंग की बात करें तो हमारी सर्वे में 60% लोगों ने कहा है कि उन्हें दूध का रेट नहीं मिला, क्योंकि दूध के रेट को लेके हमेशा से ये आंदोलन होते रहे, बात होती रही है, क्योंकि 20 रुपए लीटर पानी मिलता है और दूध भी अभी लॉकडाउन में बात करें तो 15, अभी हम लोगों ने अलग अलग स्टेट में लोगों से लॉकडाउन के दौरान बात भी की थी, स्टोरी भी करते रहे हैं, तो अभी 20-15 ऐसे रुपए तक लीटर दूध आ गया था। और सर्वे में फाइंडिंग आई है 60% लोगों ने कहा कि उन्हें दूध का रेट ही नहीं मिला सही। और जैसे अभी फॉडर की चारे की बात कर रहे थे मनीष जी, तो अभी 29% लोगों ने कहा कि उन्हें चारा ही नहीं मिला, 29% लोगों ने कहा कि उन्हें अपने पशुओं के लिए चारा ही नहीं मिला, जबकि 64% लोगों ने कहा है कि चारा मिला तो लेकिन बड़ी परेशानी के बाद चारा मिला। मोहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इन आंकड़ों पर, चाहे और बड़ी तस्वीर जो है और लॉकडाउन के बाद का जो प्रभाव रहा है डेयरी इंडस्ट्री पर, उस पर? हाँ, सबसे पहले तो मैं गांव कनेक्शन का धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का कि उन्होंने एक ऐसे विषय पे चर्चा शुरू की है कि यदि कोविड ना भी होता, और जैसा हमारे भाई मनीष जी ने बताया कि ये डेयरी उद्योग के नाम पे हमारे जो पशुपालक हैं उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा देना पड़ रहा है। और ये कह लीजिए कि जो संकट आया और ये जो समस्या उत्पन्न हुई जिसकी मनीष जी ने चर्चा की, ये कोई पहली बार नहीं है। और एक कहावत है, मनीष जी आप भी इससे सहमत होंगे, कि यदि आप मलेरिया का इलाज ढूंढना चाहते हैं तो उसका विचार विमर्श मच्छर के साथ नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी समस्या इस व्यवसाय में पशुपालकों की यही रही
कि हम अपनी व्यथा को, यानी कि जो भी हमारे पशुपालक भाई हैं, और मुख्य समस्या यही रही है कि सरकार के ही पास गए हैं, सोसाइटी के ही पास गए हैं, चाहे वो रेट की समस्या हो, तो कभी 2 रुपया सोसाइटी ने बढ़ा दिया तो एहसान समझ लिया, भले उस 2 रुपए बढ़ाने के बाद भी पशुपालक की दुग्ध उत्पादन की कॉस्ट उससे ज़्यादा आती थी। और ये चीज़ जो निर्धारण इसका होता रहा, सारे ही लोग जानते हैं, और कि स्किम्ड मिल्क पाउडर की प्राइसेस इंटरनेशनल घटती बढ़ती हैं, तो हमारी देश क्या निर्यात और आयात पे रोक सरकार उसको देख के लगाती है। तो ये जो मनीष जी ने कहा कि जो रेट कम किए पराग ने, ये 2018 में हुआ, और उस समय स्थिति ये हुई कि देश के पास इतना स्किम्ड मिल्क पाउडर का भंडार था, तो सबने प्रेशर डाला कंपनियों ने कि भैया हमको आप 10 रुपए किलो की सब्सिडी कम से कम दो, तो हम इसको एक्सपोर्ट करें। और वो हिंदुस्तान से 2018 में एक्सपोर्ट हो गया विद सब्सिडी, गया बाहर। और 2019 में जब अपने यहाँ और बाहर जो है दाम बढ़े स्किम्ड मिल्क पाउडर के, तो वही चीज़ हिंदुस्तान में अब सबसे बड़ी जो एक ध्यान देने वाली बात है कि 10,000 टन स्किम्ड मिल्क पाउडर का आयात कौन करता है, कौन इसका अप्रूवल देता है, और क्यों ये कोऑपरेटिव्स को दिया जाता है। सब लोग ये बात कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने किसानों को सपोर्ट करना है, लेकिन जब हम आज भी ये ऑर्डर पेंडिंग है 10,000 टन का कि स्किम्ड मिल्क पाउडर लाएंगे, तो हम यूरोप के किसानों की मदद करेंगे, अमेरिका के किसानों की मदद करेंगे, लेकिन अपने यहाँ के किसानों को भी प्रोत्साहन नहीं देंगे। उनको केवल हम दिलासा देंगे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, लेकिन होता नहीं है। लेकिन मैं ये शिकायत नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कोविड का समय आया, निश्चित रूप से इसने बहुत बड़ी चुनौतियाँ दी। और शुरुआत के महीने में अगर मैं ध्यान आकर्षित करूँ, अप्रैल के महीने में जब ये हुआ कि भाई लॉकडाउन है, लोग समझते भी नहीं थे, यद्यपि फूड सर्विसेज वेयर अलाउड, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के डीएम वगैरह उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। तो एज ए रिज़ल्ट ये हुआ, शुरू में बहुत दिक्कत आई। हमारी दिक्कत का फ़ायदा कौन उठाता है? किसान की दिक्कत का फ़ायदा कौन उठाता है? मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए, और मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाया। कोऑपरेटिव्स को, और जिनके पास स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाने का प्लांट था, उन्होंने दूध सारा उठाना पूरा अप्रैल फुल कैपेसिटी पे चलाया और अपना भंडार कर लिया। मई के महीने से उनको लगा कि भाई अब हम करें क्या इसका, हमारा तो फुल हो गया। तो उन्होंने कहा भाई अब लिक्विड मिल्क मत लो। तो किसान को जो जा रहा था वो जाना बंद हो गया। अब किसान के सामने ये समस्या एकाएक आ गई, मैं अपने दूध का क्या करूं। और इस उसमें कि संकट की घड़ी में ही इनोवेशन होता है। हमारा भी जो संस्थान वेस्टर्न यूपी, बिहार, सब जगह किसानों से कहा कि दूध मत फेंको, तुम दूध से देसी घी बना लो, बचा हुआ जितना होगा पशु आहार के उसमें सानी में मिला दो। माना कि तुम्हारा दूध नहीं बिक रहा है, 15 रुपए में भी नहीं बिक रहा है, लेकिन दूध मत फेंको, तुम्हें कम से कम फीड हो जाएगी। तो एक चीज जो आई, अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव चीजें बता रहा हूँ, और साथ में आपसे ये आग्रह करूँगा कि हमारी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि हम बहुत बड़ी समस्या के बीच में हैं। ये जुलाई का महीना निकल गया,
दूध उसका रोज की आमदनी का जरिया होता है, सुबह शाम दूध निकालता है, बेचता है। अब अगर वो दूध उसका, जैसा मनीष जी ने कहा कि भाई सब्जी तो आप चाहो तोड़ लो, ना तोड़ो, आपको जो है बकरी बेचना है नहीं बेचना है बाजार में, ये आप तय कर सकते हो, लेकिन दूध तो 2 बार निकालना है। अब अगर उसका दूध नहीं बिक रहा है तो उसको ये प्रशिक्षण हमने दिलवाया कि भाई तुम देसी घी बनाओगे कैसे, और देसी घी बनाने के बाद कम से कम इकट्ठा करते जाओगे तो आज आप देखिए गाय का देसी घी 600 रुपए से लेके 6000 रुपए किलो तक बिक रहा है। तो किसान को हमने ये बात कही कि देखो तुम्हें अपने पैरों पे अगर खड़ा होना है तो दूसरे के ऊपर निर्भर होना छोड़ दो। और क्या दूसरे के ऊपर निर्भर होना है कि ये कोऑपरेटिव्स के ऊपर जो तुम्हें जो मूल्य दे रही हैं वो उस चीज का दे रही हैं कि भाई उन्हें सस्ते से सस्ता दूध मिल रहा है। सवाल ये है कितनी बार ये बात हुई कि जिनके पास एक भी गैया नहीं है वो लोग आज दूध का सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं, तो वो कहाँ से दूध लाते हैं और क्यों एफएसएसआई के आंकड़े ये कहते हैं कि भैया ये दूध की जब जब समस्या होती है तो मिलावट बढ़ जाती है और 60% जो है हमारा दूध पुअर क्वालिटी का है। आज भी भारत सरकार एक मुहिम चला रही है कि स्वस्थ पशु से दूध उत्पादन कैसे हो, किस तरीके से जो हमारे किसान भाई हैं आपस में समूह बना के निर्यात तुल्य उत्पाद कैसे करें। राजू शेट्टी जी, आप अभी चर्चा सुन भी रहे थे और हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरह से मुश्किल में एक व्यवसाय, डेयरी व्यवसाय जो बहुत वर्षों से है, वो कोरोना काल में और भारी विपदा को झेल रहा है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बड़ी तस्वीर क्या है? आपके कुछ आसपास के व्यक्तिगत अनुभव आप किन्हीं किसानों के बारे में बताना चाहें, उनकी मिसाल देना चाहें? ओवर टू यू। जी, एक तो कोरोना का बहुत बड़ा असर इस पशुपालकों के ऊपर और दुग्ध व्यवसाय पर पड़ चुका है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के बाद जो खपत है दूध की वो 40% कम हो चुकी है। ये जो अभी सीजन शुरू है वो लीन सीजन शुरू है। लीन में उत्पादन कम होता है दूध का, फिर भी आज की तारीख में दूध सरप्लस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि खपत कम हो चुके हैं। खपत कम होने का कारण है कि बड़े बड़े होटल बंद हो चुके हैं। चाय की जो छोटे छोटे टपरीज थे वो चाय की दुकान बंद हो चुके हैं, साथ ही साथ मिठाई की दुकान बंद हो, आइसक्रीम पार्लर बंद है, और इसीलिए दूध की खपत कम हो गया। और जो पैकिंग मिल्क था उसका भी कंजम्पशन तकरीबन महाराष्ट्र में तो कम से कम 20 लाख लीटर कम हो चुका है। लॉकडाउन से पहले पर डे 86 लाख लीटर का खपत था पैकिंग मिल्क का। आज की तारीख में वो 67 या 66 लाख लीटर तक नीचे आ चुका है। इसका कारण है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको रोजगार नहीं है, और उसका असर खपत पे हो चुका है। और इसलिए आज की हालत में जो पैकिंग मिल्क का एक जो खपत है वो छोड़कर बाकी जो दूध है वो सरप्लस हो रहा है। ना वो होटल की तरफ जा रहा है, ना वो चाय के लिए जा रहा है, ना वो पनीर, रबड़ी, खोया के लिए जा रहे हैं। तो वो सब का सब दूध पाउडर बनाने के लिए जा रहे हैं। पाउडर, और पाउडर इतना स्टॉक इतना बड़ा है पाउडर का, साथ ही साथ बटर का स्टॉक कितना बड़ा है कि अब पाउडर टोटल पूरे देश में तकरीबन 2 लाख टन दूध पाउडर का स्टॉक है। तकरीबन बटर का स्टॉक बढ़ रहा है।
अब ये सब सरप्लस पाउडर लेके करेंगे क्या? और इसमें कई अरबों रुपए का जो पैसा वो इसमें पड़ा हुआ है, वो ना उसको कोई खपत नहीं है, कोई खरीद नहीं रहा है, और एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। सरकार इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट कई हद तक लॉकडाउन से पहले इंटरनेशनल मार्केट से डोमेस्टिक मार्केट में रेट बहुत अच्छा था, 320 रुपए पर केजी, 330 और 40 रुपए पर केजी इतना पाउडर का रेट था। वो रेट अब धीरे धीरे नीचे आकर 180 रुपए तक हो चुका है। थोड़ा सा अगर सरकार कोई सब्सिडी देती है एक्सपोर्ट के लिए, आज इंटरनेशनल मार्केट में पाउडर के दाम तकरीबन 210 रुपए है, और हमारे यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में 170-80 रुपए तक है। अगर 20-30 रुपए पर केजी अगर सरकार सब्सिडी देती है, केंद्र सरकार, जैसे कि उन्होंने 2018 में दिया था, तो ये स्टॉक कम हो सकता है। उसी तरह से बटर के एक्सपोर्ट के लिए भी थोड़ी सब्सिडी देनी चाहिए। लेकिन अगर हम हमारे पास जो सरप्लस दूध है उसका अगर हम घी बनाने की कोशिश करते हैं, रबड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक तो हमारे पास कोई बुनियादी सुविधा नहीं है, हमारे पास कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हमारे पास पैक हाउस नहीं है, और वो रखेंगे कहाँ? और उसमें प्रोसेस करने के बाद अगर सब जो हालात आज दूध के बारे में हुआ है वही घी का हो सकता है, घी के भी दाम गिर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब दूध की खपत नहीं है तो घी बनाओ, घी नहीं है तो रबड़ी बनाओ, रबड़ी नहीं है तो खोया बनाओ। इसके लिए हमारे पास एक अच्छा विकल्प होना चाहिए, और हमारा प्रोडक्शन कितना है, कंजम्पशन कितना है, ये देखना चाहिए। और रही बात दूध की लागत की, आज की तारीख में जो लागत आती है, लागत से भी कम दाम किसानों को मिल रहा है, वो तकरीबन 10 से 12 रुपए कम मिल रहा है लागत से। तो आज किसान लागत से 10-12 रुपए पर लीटर कम दाम में दूध भेज रहा है। अगर ये लागत कम करना है तो इसके लिए अच्छे ब्रीड का, अच्छे नस्ल के जानवर उसको उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए उसको ऊपर रिसर्च होना चाहिए। लेकिन हमारे जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ कोई रिसर्च अभी कुछ होता नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी ज्यादा रिसर्च नहीं हो रहा है। हमारी गिर गाय बाहर गई, उसका दूध का उत्पादन बढ़ा, लेकिन हम उसका बढ़ा नहीं सके। हम एचएफ और बाकी नस्लें बाहर से लाए, लेकिन यहाँ की प्रकृति में वो सूट नहीं हो रही है, उसका खर्चा बढ़ रहा है, उसकी दवाइयों का खर्चा बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ लोकल उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ की जो एनवायरमेंट है, वहाँ सूट होने वाले नस्लें हमको रिसर्च करके वो 2 ब्याज में ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली इस तरह से नस्लों का रिसर्च होना चाहिए, तो होगा तभी कहीं जाकर उसकी लागत कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमारे जो पशुपालक है वो छोटे छोटे है, सीमांत किसान है, मजदूर है, गरीब किसान है, उनके पास 2 या 4 जानवर है, और उनका जो दूध का कलेक्शन है वो उस कलेक्शन में भी बहुत ज्यादा खर्चा आता है। उसके ऊपर दूध जब गाय या भैंस से दूध निकालते हैं उसके ऊपर तुरंत प्रोसेस होना चाहिए। तो अगर प्रोसेस नहीं होता तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाती है, उसमें वो उस क्वालिटी गिर जाती है। तो इसलिए जो उस दूध के साथ साथ बल्क कूलर हो या बाकी इस तरह से बुनियादी सुविधा, मिल्किंग मशीन, किसानों को छोटे छोटे नैनो टेक्नोलॉजी उसमें अपनानी चाहिए, छोटे छोटे मिल्किंग मशीन लानी चाहिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध का लागत कम हो सकता है। बहुत धन्यवाद राजू जी इस विस्तृत बयान के लिए। मनीष, आप कुछ कहना चाह रहे थे और उसके बाद मोहन जी मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पे आऊँगा, आप भी कुछ और कहना चाह रहे हैं। ज़रूर मनीष, आप कुछ बीच में कहना चाह रहे थे, बताइए। जो दूध है उसका अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है। मैं यहाँ थोड़ा सा अपना एक जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि दरअसल जो कानून है, जो FSSAI का लॉ है, वो बहुत क्लियरली ये कहता है कि आपको मेंशन करना है टाइप ऑफ मिल्क।
और उसमें उन्होंने अलग अलग स्टैंडर्ड दे रखे हैं कि गाय के दूध के क्या स्टैंडर्ड है, भैंस के दूध के क्या स्टैंडर्ड है, गोट के दूध के क्या स्टैंडर्ड है, कैमल मिल्क का क्या स्टैंडर्ड है। लेकिन उसमें जो झोलझाल है वो ये है कि उन्होंने एक दूध मान दिया है जो कि स्टैंडर्ड मिल्क है, और स्टैंडर्ड मिल्क में वो उन्होंने उसके पैरामीटर्स रखे हैं, जैसे कि बफेलो मिल्क है उसका 8% फैट होता है, तो स्टैंडर्ड मिल्क का फैट है 6.5% और 8.5% एसएनएफ है। तो वो जो स्टैंडर्ड मिल्क हो जाता है, अगर कोई दूध बगैर नाम के पकड़ा जाएगा तो उसको स्टैंडर्ड मिल्क मान दिया जाता है बाय डिफॉल्ट। और यही वो झोलझाल है जिसकी वजह से जो ये बेसिकली बनाया इसलिए गया है कि ताकि कॉर्पोरेट्स और बिग हाउसेस को उसकी मदद मिल सके। एक और दूसरी चीज है जो आम किसान के लिए, जब क्योंकि जो बात आ रही थी कि भाई किसान को अपने प्रोड्यूस को लेके आना चाहिए मार्केट के अंदर, तो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं कानूनी तौर पर। मिसाल के तौर पर एक बहुत लंबे संघर्ष लगातार रहा, पीडीएफ पंजाब इस बात को करता रहा, हम लोग लोकल लेवल पे लगातार इस संघर्ष को कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड मिल्क है, जैसे काऊ का जो गाय का दूध है, उसमें जो एसएनएफ है, दो चीजें हम लोग बेसिकली एफएसएसआई स्टैंडर्ड लेता है, कोऑपरेटिव जो दूध खरीदते हैं उनके दो चीजें स्टैंडर्ड होती हैं, एक होता है फैट और एक होता है एसएनएफ जिसे हम कहते हैं सॉलिड नॉट फैट। तो उसका जो स्टैंडर्ड है इन्होंने कर दिया सेट 8.5 था पहले, और अब उन्होंने करेक्शन करके उसको करा 8.3, जबकि हकीकत ये है कि गाय का जो नेचुरल दूध है उसमें 365 दिन में से लगभग 200 दिन वो जो एसएनएफ है वो 8% से ऊपर नहीं जाएगा। अब ऐसे में अगर कोई किसान अपने दूध को लेके आ रहा है और उसको कोई फूड इंस्पेक्टर पकड़ लेता है तो 100% उस किसान का 100% प्योर दूध जो है वो मानक के स्तर पे फेल हो जाएगा। एसएनएफ को आप डाइटरी से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आसान नहीं है, वो बहुत सारे नेचुरल पैरामीटर्स हैं, अगर एनिमल स्ट्रेस में है तो उसका एसएनएफ गिर जाएगा, सीधा सीधा मामला है। तो किसी भी हालत में अगर किसानों को आपको अपने प्रोड्यूस को बाजार में लाने के लिए अगर प्रोत्साहन देना है तो सबसे पहले जो मानक है वो किसान के अनुरूप होने चाहिए, जो आज कॉर्पोरेट के अनुरूप है। कोई भी किसान अगर अपने दूध को आज लेके जाता है और अगर उसका दूध 8.3 एसएनएफ से कम है गाय का दूध, तो वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। कैसे लेके आए वो अपने प्रोड्यूस को? अगर वो गाय के दूध की दही बनाता है तो उस गाय के दूध की जो दही है उसके अंदर एसएनएफ और फैट के कंटेंट वो मेंटेन नहीं कर सकता है जो फ्रेश मिल्क है। पाश्चराइजेशन सिस्टम, दूध को उबालना, दूध को गर्म करना, वो एक इंफ्रा का एक मेजर प्रॉब्लम है। देखिए, हमें यहाँ एक बहुत बुनियादी बात को समझना चाहिए कि कुछ लोग होते हैं जो रोल मॉडल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरठ में जो गो पशु परियोजना है, गो अनुसंधान केंद्र, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ एक सक्सेस स्टोरी मेरे ही नाम से लगी हुई है, मनीष भारती या सक्सेसफुल डेयरी फार्म। हम लोग अपने नाम से एक दूध का ब्रांड भारती मिल्क स्प्लैश के नाम से हम लोग यहाँ पे सर्व करते हैं पिछले 2014 से, जब से मैं डेयरी सेक्टर में आया, डेयरी इंडस्ट्री शुरू करी। लेकिन मनीष भारती अपने आप में एक इंडिविजुअल है, वो किसानों की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। माफ करिएगा, मैं 100 किसान हैं उनमें से एक हूं। जो 99% जो किसान बच गया है मेरे अलावा, हमें उसकी समस्या को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, हम मनीष भारती को रोल मॉडल तो बना सकते हैं लेकिन वो किसानों की नुमाइंदगी नहीं करता। मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूँ। अभी सर ने कहा कि हमारी जो देसी नस्लें हैं उन पे अनुसंधान नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, उन पे उस तरीके से काम नहीं हुआ जैसे होना है। लेकिन हम यहाँ एक बुनियादी बात को भूल जाते हैं कि जो ब्राजील वाले गिर को लेके गए हैं उन्होंने भी उसको क्रॉस ब्रीड किया है और उस ब्रीड का नाम है गिरलैंडो। और उसी तरीके से हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, मेरठ में जो गोवन पशु अनुसंधान केंद्र है, उसने एक ब्रीड को बनाया, उसका नाम है फ्रीजवाल, जो हिंदुस्तान के जितने मिलिट्री डेयरी फार्म्स हैं उसमें वो नस्ल इंडक्ट की गई थी। लेकिन हम लोग फ्रीजवाल को कंडम कर रहे हैं। हम लोग जो एनडीआरआई करनाल ने जो नस्ल तैयार की है कारण स्विस, हम उसको कंडम करना चाहते हैं, लेकिन हम गिरलैंडो को प्रेज करना चाहते हैं, जबकि दोनों ही एक ही चीज है। वहां उन्होंने दो नस्लों को मिलाकर एक नई नस्ल गिरलैंडो बनाई है और दूध का उत्पादन बढ़ाया है। यहां भी हम दो नस्लों को मिलाकर एक नई ब्रीड बना रहे हैं। तो A1 A2 की एक ऐसी बहस है जो डेयरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। नॉन साइंटिफिक बेसिस पे साइंटिफिक चीजों को सहारा लेके इंडस्ट्री को बर्बाद किया जा रहा है। सवाल यह है कि आम किसान
लिटरेट नहीं है। लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स कम टू द ग्राउंड। हम लोग उसको जो एसी रूम जो डिबेट है उससे निकल जाना चाहिए। एक आम किसान जो जमीन पर है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास संसाधनों की कमी है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास जो आर्थिक जो जिस तरह की उसको, अब मैं एक साइंटिफिक डेयरी करना चाहता हूँ तो क्या बगैर पैसों के मैं कर पाऊंगा? एक आम किसान जो 2 या 4 पशु अपने यहाँ बांध रहा है, उन पशुओं के दूध को वो लेके जा रहा है, वो सोमेटिक सेल काउंट नहीं चेक कर सकता, आप चाहे कितना ज्ञान उसको बांट दें। हम इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड नहीं कर पा रहे बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डिलीवर अ गुड क्वालिटी मिल्क, वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क। दिस इज अ हार्ड ट्रुथ, आप उसको समझिए। लेकिन उसके लिए नहीं, किसान सही। दोषी नहीं है, जी। उसके लिए वो संस्थाएं दोषी हैं जो उस प्रोक्योरमेंट सिस्टम से जुड़ी हुई। जी, ये मेरा कहना। बहुत शुक्रिया, और बहुत ही आपने सटीक बात, और इनमें से कई चीज़ों की मुझे जानकारी थी और कई चीज़ें मेरे लिए भी नहीं थी। मोहन जी, आप अगर क्लोजिंग रिमार्क्स करना चाहें, क्योंकि कई सारे मुद्दे उठे हैं। आपने भी कहा, पहले मनीष ने कहा था जो गैप बढ़ रहा है बर्थ के बीच में, रिसर्च की बात हुई, ये जो गिर का एग्जांपल कई बार आता है ब्राज़ील में, क्योंकि एक ऐसी मेंटालिटी है कि विदेश में जो हो रहा है वो अच्छा है। फॉरेन ब्रीड्स के पीछे हम बहुत वर्षों तक दौड़ते रहे एक गुलाम मानसिकता के तहत, और हमने जो अपनी डोमेस्टिक ब्रीड्स हैं उन पर ध्यान नहीं दिया, उनके साइंटिफिक रिसर्च पे ध्यान नहीं दिया, इंसेमिनेशन पे ध्यान नहीं दिया, उनकी केयर पे ध्यान नहीं दिया। इस सब पे क्या आपका कहना है एज अ क्लोजिंग कमेंट्स, और जो आगे का रास्ता है खासकर कोविड के इम्पैक्ट के बाद, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि संकट कोविड के पहले भी था, कोविड के टाइम में वो संकट और बढ़ गया, और उस संकट ने हमको झंझोर दिया, क्योंकि कोविड से बहुत सारी अन्य समस्याएं भी हुई, जिनमें कि कह लें कि भाई मजदूरों का पलायन, और आज भी सबसे बड़ा विषय ये रहा है कि उनका किस तरीके से वहाँ पे एक आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर निर्भर व्यवसायी हो। ये केवल नारा ही नहीं है, ये सच्चाई है। जो थोड़ा सा दुखदायक बात लगती है और जिसमें आप बहुत सहयोग कर सकते हैं, आपका संस्थान, सुशांत सिंह राजपूत को मरे हुए 48 दिन हो गए हैं, और टीवी टाइम अगर देखा जाए कि उस पर कितना चैनलों ने दिखाया और अभी भी दिखा रहे हैं, तो वो एक न्यूज़ है और वो चल रही है और वो पूरे भारत में सबको देखनी पड़ रही है। लेकिन महाराष्ट्र में 3 जगहों पे नकली अमूल का बटर पैक हो रहा था और वो पकड़ी गई फैक्ट्रियां। मध्य प्रदेश में 3 जगह एक ब्रांड का नकली दूध पैक हो रहा था, जिससे जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो सिर्फ आधे आधे मिनट की न्यूज़ रही और वो खत्म हो गई, लोग भूल गए। आज जो मैं जिस चीज की इस समय कह रहा हूँ, अवसर को तलाशें, समस्या में ही अवसर है। बड़ी समस्याएं हैं और बहुत लंबी लिस्ट है, और मेरा सरकार से इसमें कोई उम्मीद भी नहीं है। मैं तो लोगों से खुद कह रहा हूँ, मेहनत तुम्हारी है। आज तुम अगर हाथ पकड़ोगे एक दूसरे का तो खड़े रहेंगे, फिर कोई भी समस्या नहीं रहेगी। लेकिन दिक्कत वहीं पे आती है कि आप सोचिए, आज भी हमारा पशुपालक या किसान बिचौलियों से मुक्त नहीं हो पाया है। अब जब वो बिचौलियों के चंगुल में है तो आप जितना भी उसको ज्ञान दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, उसकी नीड ऐसी है कि उसको जाके उन्हीं के पास अपना हाथ फैलाना पड़ता है उधार लेने के लिए। इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? सबसे जो मनीष जी ने बात कही कि आज क्या आप 20 पशु वाले जानवर को इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के नाम पे 10 साल का रीपेमेंट के साथ
सॉफ्ट लोन देने को तैयार हैं? तो उत्तर आएगा कि नहीं। कोलेट्रल मांगेंगे, ये मांगेंगे, और जिसने मांग के कर भी लिया, मनीष जी ऐसे लोगों ने घूम फिर के बात ये आती है रेट कौन तय कर रहा है, रेट तो कोऑपरेटिव तय कर रही है, इनके हाथ में तो है नहीं, इनकी लागत है जैसा कि उन्होंने कहा कि 40 रुपए की लागत और 32 रुपए में बेचना, तो कौन फिर जो है इसका कहाँ से भरपाई करेगा। तो आज एक अवसर है अगर इसकी आवाज उठाई जाए। और हमने जो देखा कि कंज्यूमर की जब एजुकेशन की कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर को पता लगा कि दूध कितना अहम मुद्दा है। बोले फिर ये करती क्यों नहीं है सरकार, इस पे लिखती क्यों नहीं है मदर डेयरी के पैकेट पे कि इसके अंदर रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क है या नहीं है। तो उनको बोला कि देखो ये फ्रेश काउ मिल्क अब आने लगा है ना। तो एक एजुकेशन जब हो रही है, क्योंकि कंज्यूमर अपने स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ करने को तैयार नहीं है। और कोविड की एक चीज यही आई सबसे पहले कि इंसान दो ही चीजों के लिए जा रहा था, अपने लिए स्वस्थ खान पान, पशु के लिए भी आहार, और ये जो दूध उत्पादन है समस्या अभी है, लेकिन छोटे छोटे स्तर पे। हमने तो ये भी कहा कि देखिए अभी एफएमडी का कंपलसरी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है सरकार, और उसमें करीब 15,000 करोड़ रुपए का पहला उन्होंने वो दिया अपने उसको। तो उनको ये बोला कि देखिए आप ये सोचिए ना कि आपके पैसा दे देने से क्या वैक्सीनेशन हो जा रहा है, और वैक्सीन वो जा कहाँ रही है, और क्यों नहीं वैक्सीनेशन हो रहा है। तो वहाँ पे आ जाता है कि सरकार प्राइवेट संस्थानों को सोचती है कि भाई ये तो नोचने में लगे हैं, तो उनको साथ में नहीं लेती, खुद कर नहीं सकती है, उनका तंत्र ऐसा है। जैसे कि अभी मनीष जी ने भी कहा कि भाई इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च सेंटर हैं, सब है, वो सब बैठ के अपनी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे जाके किसान की समस्या कैसे हल हो। तो कहीं ना कहीं पे एक अमूल मॉडल को नाम लिया जाता है कि भाई ये वाइट रिवॉल्यूशन हुआ, सब हुआ। तो कुरियन साहब की एक सोच थी, उनकी सोच ये थी कि जितना उत्पादन है कोऑपरेटिव उस पे उतना ही कन्वर्जन चार्ज लगाएं और उसको अपना उत्पादन मूल्य मिल जाए। और हमेशा उन्होंने ये प्राइसिंग फार्मूला रखा। लेकिन जब ये प्योर कमर्शियल हो जाता है तो आज आपको ये सुनने को मिलेगा कि आज कोई भी डेयरी ऐसी नहीं है जो ये कह सके कि मेरा प्रोक्योरमेंट 100% फूल प्रूफ है। कहता है यार अगर 50 कंटेनर आ रहे हैं, एक आध में हो भी गई तो यार कैसे हम चेक कर सकते हैं। ये हकीकत है। एक तरफ वो चाहते हैं कि एफ्लोटॉक्सिन फ्री मिल्क आने लगे, लेकिन जब फीड की क्वालिटी इतनी खराब है, और बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किए बिना किसान को उसका लाभ नहीं मिला। और किसान नहीं कर सकता है भाई, वो अरे भाई वो दूध निकालने के लिए, अब आज आप देखिए लोग पशुपालन क्यों छोड़ रहे हैं, बोल रहे भैया गोबर उठाने के लिए लेबर मिल नहीं रही है, दूध निकालने के लिए तो मशीन लगा ली थी, लेकिन अभी गोबर का निस्तारण कहाँ करें। और ऊपर से एनजीटी वाले इन्होंने डायरेक्टिव दे दी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के हर जगह पे कि भैया ये डेंगू का सीजन आ रहा है, कहीं पे आपको गोबर दिखे चालान करो। तो किसान बेचारा क्या करे, उस हर जगह ये होता है कि एक 50 का नोट लगा के उसको हाथ में जमा दो तो वो जो है चला जाएगा, अदरवाइज वो खड़ा हुआ है। तो अगर किसान की बातों को हम लोग करें तो क्या है कि फिर तो ये चर्चा ऐसी हो जाएगी कि भाई हम इसको किसी को बता भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत अलग है। कितनी सारी ऐसी जो चीज थी जहाँ पे लंगर चल रहे थे, उनको दूध दिया कि भाई आप दूध जो है खपत करो। क्यों? क्योंकि दूध फेंकने की चीज नहीं है, ये एक औषधि। कबीरदास जी ने बिल्कुल कहा ये था, "पै समान औषध नहीं जो पै मिला न होए"।
तो इस दूध को, इसकी महत्ता, गुणवत्ता को तो हमने दूध को एक सफेद दिखने वाला प्लास्टिक की थैली में पैक्ड पदार्थ बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सटीक आपने बातें कही और सच पावरफुल कमेंट्स। और मुझे उम्मीद है कि ये कितना गहन है ये विषय, और ये सिर्फ एक तरफ तो हम ये जो 10 करोड़ किसान हैं जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भारत के हर नागरिक से जुड़ी है ये बातचीत, हर परिवार से जुड़ी है ये बातचीत कि हम अपने घर में कैसे दूध के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, हमारी सेहत से जुड़ी है ये बातचीत, तो हम सबसे सरोकार रखती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहन सक्सेना जी, मनीष भारती आपका, और राजू शेट्टी, मेरे गांव कनेक्शन के साथी अरविंद शुक्ला, देवेंद्र सिंह। और उम्मीद है कि इस तरह की चर्चाएं डेयरी इंडस्ट्री पर हम लगातार करते रहेंगे और इन विषयों को उठाते रहेंगे। बहुत से कमेंट्स हैं, विषय हैं। मनीष, आप बस चलते चलते 1 मिनट में अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो बता दें। सर, मैं बेसिकली बस एक सूचना यहाँ देना चाह रहा था कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक पशुपालकों का समिति शुरू की है, एक संगठन बन रहा है, और जैसा कि अभी मोहन जी ने कहा था कि संगठित नहीं है किसान, तो उसके कदम उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये सूचना मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र और इलाके के सभी लोगों को और देश के, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है जिसमें अलग अलग जो दूध से रिलेटेड संघर्ष समितियां हैं अलग अलग, उन सब को हम एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। इसके ऊपर लगातार हम लोग जो हैं वो एक मेहनत कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम किसानों की, खासतौर पे जो डेयरी किसान हैं, उनकी एक बुलंद आवाज देश के सामने रखना है। ज़रूर, और हम भी इन मुद्दों को उठाने में आपका सहयोग करेंगे। बहुत शुक्रिया।